तो अभी हम ये समझ चुके हैं द व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इन आवर प्रीवियस वीडियो। तो जब आप इसकी मैकेनिज्म को जो समझ रहे हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की, उससे पहले आप प्रीवियस वीडियो को देखें जिसमें मैंने बताया है कि पीसीआर क्या होता है, पीसीआर की इंपॉर्टेंस क्या है और पीसीआर को करने के लिए हमारे लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है। उसके बाद में आप इसको समझेंगे इस वाली वीडियो को, तो आप ज़्यादा इजीली समझ पाएंगे। तो अभी हम बात शुरू कर रहे हैं द प्रोसीजर ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। प्रोसीजर कहते हैं या मैकेनिज्म कहते हैं, मैकेनिज्म ऑफ पीसीआर कैसे होती है जिससे आप डीएनए के सेगमेंट को बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ड्रॉ कर रहा हूँ एक डीएनए मॉलिक्यूल को, नेटिव डीएनए मॉलिक्यूल जिसकी हमें कॉपी बनानी है। तो यहाँ पे अपने एक डीएनए मॉलिक्यूल ले लेते हैं, ये वाला, ये है एक डीएनए, ये आ गया एक डीएनए मॉलिक्यूल है। एंड वी ऑल नो दैट both the strand of DNA molecules are bonded with the hydrogen bonds between the nitrogen bases, and these DNA molecule both the strands of the DNA molecules are the anti-parallel, means the 5 end of a DNA strand remains near the third end and 5 end। कहने की बात है दोनों ही जो स्टैंड होते हैं वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, डीएनए के दोनों ही स्टैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, हमें क्या करना है, केवल डीएनए का जो इतना सा सेगमेंट है, ये वाला जो सेगमेंट है, इसकी हमें कॉपी करनी है। तो मैं लिख देता हूँ कि क्या है, दिस इज द डीएनए सेगमेंट, दिस इज द डीएनए सेगमेंट टू बी क्लोन्ड, यानी कि ये डीएनए का वो सेगमेंट है, ये वाला, ये डीएनए का वो सेगमेंट है जिसकी हमें कॉपी करनी है और उसकी प्रतिलिपियों को बनाना है। तो हम इस डीएनए को क्या करें, सबसे पहले हीट करेंगे, गर्म करेंगे, और वो भी कितना करेंगे, 93 से 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। सीक्वेंस में मैं चलता रहूँगा, प्रोसीजर आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैंने कहा कि ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है इसको हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, टेम्परेचर देंगे। और कितना टेम्परेचर हम दे रहे हैं, टेम्परेचर, ये जो टेम्परेचर हम देंगे कितना, 93 से 95 डिग्री सेल्सियस, 93 से 95 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर कई बार आप डिफरेंट एग्जामिनेशन देते हैं, थोड़ा बड़ा 1-2 डिग्री का फ्लक्चुएशन होता है, लेकिन रेंज का बात ध्यान रखेंगे 93 से 95 डिग्री। जैसे कुछ बुक्स में उसमें स्पेसिफाई कर रखा है कि 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो वो आप ऑब्जेक्ट को पहले देखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स में क्वेश्चन में क्या ऑप्शन दे रखे हैं उसी के अकॉर्डिंग आप करेंगे। तो ये आपने दिया टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर को देने पर क्या होगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो टूट जाएंगे। तो यहीं पर मैं लिख देता हूँ, इससे क्या हो गया, इससे ये हुआ ब्रेकेज, इससे क्या हो गया, ब्रेकेज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। सारी चीज़ें हैं इस डायग्राम में आ जाएगी, अलग से आपको कुछ नहीं करना है। एग्जाम में भी इसी तरीके से लिख के आएंगे तो मार्क्स ज़्यादा आएंगे। तो हमने कहा कि एक डीएनए मॉलिक्यूल है जिसकी आपको कॉपी बनानी है, दिस इज़ द पार्ट टू बी क्लोन्ड है। हम क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे अप टू द 93 to 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो व्हाट विल हैपन, दिस हाई टेम्परेचर ब्रेक द ऑल हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड जब टूट जाएंगे तो ये डीएनए की जो दोनों जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएगी इस तरीके से। ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो टूट चुके हैं, 5 एंड, थर्ड एंड और 5 एंड, ऑल द हाइड्रोजन बॉन्ड्स उसको तोड़ दिया गया है। तो डीएनए की क्या हुई, नेचर को बदल दिया। डीएनए की नेचर क्या है, हम कहते हैं कि डीएनए की नेचर ये है कि डीएनए कंटेन्स 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स एंड बॉन्डेड विद द हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड कोल्ड अराउंड एन इमेजिनरी एक्सिस। हमने पढ़ा है कि डीएनए में क्या होता है, 2 कुंडलियां होती है जो एक काल्पनिक अक्ष के चारों ओर कुंडलित रहती है, ये उसकी नेचर है। और हमने गर्म किया तो हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गए, हमने उसकी नेचर को खत्म कर दिया, है ना। तो हमने उसकी नेचर को खत्म कर दिया, इसलिए उसको बोलते हैं डीनेचुरेशन। ये जो स्टेप है उसको हम क्या बोलेंगे, डीनेचुरेशन। यहां पर मैं लिख देता हूं डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन। एंड डीनेचुरेशन इज द फर्स्ट स्टेप इन द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन।
यहाँ पर मैंने लिख दिया है डीनेचुरेशन, आप समझ जाएंगे क्या हो रहा है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इतना डीनेचुरेशन में टेम्परेचर देने के बाद मैंने कहा टेम्परेचर में थोड़ा फ्लक्चुएशन हो सकता है। क्यों हो सकता है, रीज़न है अभी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, द मेल्टिंग टेम्परेचर or for a particular DNA is the specific that depends on the GC content, the percentage of the GC content। अगर किसी DNA के अंदर ग्वानिन साइटोसिन कंटेंट ज़्यादा होंगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, और AT कंटेंट ज़्यादा होंगे तो कंपेरेटिवली कम होगा। तो कितना GC कंटेंट और AT कंटेंट का रेशियो, उसी के हिसाब से मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो इसलिए वो DNA पर डिपेंड करता है, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आ सकता है वेरिएशन का। अब हम क्या करेंगे इसके साथ में, अब हम इसके साथ क्या करेंगे, प्राइमर्स मिला देंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसके साथ में हमने क्या किया है, प्राइमर्स को ऐड किया है। प्राइमर्स, चलिए हम यहाँ पर नाम लिख देते हैं पहले प्राइमर्स। प्राइमर की डिटेल आपको पहले वाली वीडियो में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो व्हाट इज़ द प्राइमर, यहाँ पर मैं जस्ट रिवीजन के लिए बताता हूँ। द प्राइमर्स आर द ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सेगमेंट है। रासायनिक रूप से संश्लेषित किए गए ओलिगोन्यूक्लियोटाइड की चेन होती है। इसकी डिटेल है हमारी प्रीवियस जो वीडियो है जिसमें है इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर का जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो, उसमें इसकी डिटेल हमने दे रखी है और इसके क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्राइमर्स है। प्राइमर्स कितने हैं, 2 प्राइमर हम काम में ले रहे हैं। ये भी मैंने आपको बता चुका हूँ पहले वाली वीडियो में, है ना। ये हो गया एक प्राइमर और ये हो गया सेकेंड प्राइमर, ये है सेकेंड प्राइमर है, ठीक है। एक प्राइमर को बोलते हैं फॉरवर्ड प्राइमर, दूसरे को होते हैं रिवर्स प्राइमर है। तो हम मान लेते हैं कि ये वाला प्राइमर कौन सा है, ये है फॉरवर्ड प्राइमर है, फॉरवर्ड प्राइमर। और ये वाला प्राइमर कौन सा है, रिवर्स प्राइमर है। अब इनका नाम फॉरवर्ड और रिवर्स क्यों रखा गया है, हम देख रहे हैं कि डीएनए के जो दोनों सेगमेंट है उनकी डायरेक्शन अलग अलग है। ये सेगमेंट 5 रन, दिस सेगमेंट इज रनिंग टुवर्ड द 5 to 3rd डायरेक्शन। और हियर इन द when I am drawing this diagram, I am writing the 5 to 3rd direction from the left to the right, and on the other hand, in the second polynucleotide chain, 5 से 3rd डायरेक्शन किधर आ रही है, राइट टू लेफ्ट आ रही है। तो एक दूसरे के अपोजिट है। तो एक को हमने कहा फॉरवर्ड प्राइमर है, दूसरे को था रिवर्स प्राइमर है। दोनों इसमें अलग अलग साइड के ऊपर अटैच्ड होंगे, फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर। कैसे अटैच्ड होंगे अभी देखते हैं नेक्स्ट फिगर में किस तरीके से। हमने कहा यहाँ पे ये हैं दोनों के दोनों डीएनए के स्ट्रैंड्स, डीएनए के स्ट्रैंड्स है 5 एंड और 3rd एंड, 3rd एंड और 5 एंड है। हमने कहा कि ये कौन सा पार्ट है, ये डीएनए का वो पार्ट है जिसकी हमें कॉपी करनी है, ये वाला डीएनए का पार्ट है जिसकी हमें कॉपी करनी है। एक प्राइमर यहाँ जुड़ेगा, दूसरा यहाँ पर जुड़ेगा, जोड़ देते हैं यहाँ पर। ये हमने जोड़ दिया, एक प्राइमर OH और दूसरा प्राइमर है वो जुड़ गया है यहाँ पे, ये जुड़ गए हैं प्राइमर, ये दोनों जुड़ गए प्राइमर। देखो डीएनए के स्टैंड में क्या है, ये 3rd एंड है और ये 5। तो जब इस डीएनए के स्टैंड पर, जब इस डीएनए के स्टैंड के ऊपर नया पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनेगा, नया डीएनए का स्ट्रैंड बनेगा, तो ये 3rd है, तो यह कौन सा आएगा 5, और फिर ये ऐसे चलेगा, ठीक है ना। वो अपने डीएनए रेप्लिकेशन में पढ़ चुके हैं। तो ऑल द डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स रन्स फ्रॉम द 5 to 3rd डायरेक्शन है। ये जो प्राइमर का जुड़ गए, ये प्राइमर को जो जुड़ने का जो काम है उसको हम कहते हैं एनियलिंग। यहां लिख देता हूं मैं, इसको बोलते हैं एनियलिंग। इस प्रोसीजर का नाम है एनियलिंग, है ना। तो ये पहला स्टेप हो गया पीसीआर में। ये स्टेप नंबर 2 हो गया, प्राइमर का जुड़ना एनियलिंग कहलाता है। व्हाट इज द मीन ऑफ एनियलिंग, तो हम कहेंगे ज्वाइनिंग ऑफ द प्राइमर्स एट द डीएनए स्टैंड्स ऑन अपोजिट डायरेक्शन है, उसको हम बोलते हैं एनियलिंग करना कहते हैं। प्राइमर का जुड़ना एनियलिंग कहलाता है। अब कह रहे हैं कि भी एनियलिंग के लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए, एनियलिंग का टेम्परेचर कितना होना चाहिए। ये सारा जो प्रोसीजर होता है ये होता है 50 से 60 डिग्री टेम्परेचर में। ये जो एनियलिंग का काम है ये कितने पे होता है, 50 से 60 डिग्री टेम्परेचर पे होता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 50 से 60 डिग्री, 50 डिग्री टू 60 डिग्री। ये टेम्परेचर भी स्पेसिफाइड जा रहा है 94 डिग्री, यहाँ 50 to 60 डिग्री टेम्परेचर रखा है।
यहाँ पर जब प्राइमर जुड़ जाएंगे, यहाँ पे थोड़ा आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर जब प्राइमर जुड़ जाएंगे तो प्राइमर में मैंने कहा न्यूक्लियोटाइड की चेन है, ये भी एक न्यूक्लियोटाइड की चेन है, और न्यूक्लियोटाइड कहाँ होंगे, इस डीएनए के स्ट्रैंड पर भी होंगे। डीएनए के स्ट्रैंड पे जहाँ ए है वहाँ से टी जुड़ गया, टी ए से जुड़ गया, सी जी से, और जी और सी से। सिमिलरली यहाँ भी प्राइमर क्या हुआ, डीएनए के स्ट्रैंड के साथ में जुड़ गया, और ये जब डीएनए के स्ट्रैंड से जुड़ गया तो यहाँ पर क्या बन गया, एक हाइब्रिड बन गया है। इस लोकेशन पे क्या बन गया है, एक बन गया हाइब्रिड। यहां पे इस लोकेशन पे क्या हुआ, हाइब्रिड बन गया। द हाइब्रिड के पार्ट कौन कौन से हैं, एक तो डीएनए का स्ट्रैंड है और दूसरा क्या है, प्राइमर है ना। यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पर क्या क्या है इस हाइब्रिड में, एक तरफ तो है डीएनए का स्ट्रैंड है, डीएनए का स्ट्रैंड है, और प्लस में क्या जुड़ा हुआ है, प्राइमर है। दोनों आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ गए, ये वाला। तो ये जो हाइब्रिड है इसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर है, इसका हाइब्रिड का जो मेल्टिंग टेम्परेचर है उससे 5 डिग्री लेस टेम्परेचर यहाँ होना चाहिए एनेलिंग में। समझना ये बात। एनेलिंग का जो टेम्परेचर है, रिक्वायर्ड टेम्परेचर फॉर द एनेलिंग प्रोसेस दैट आई हैव रिटन हियर, दैट इज द 50 डिग्री टू 60 डिग्री सेल्सियस। एंड व्हाट विल बी द परफेक्ट टेम्परेचर फॉर द एनेलिंग, इट डिपेंड्स ऑन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट हाइब्रिड। ये हाइब्रिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है ना, टीएम जिसको मैं कहता हूं, पहले भी मैंने लिखा है टीएम का मतलब मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ दिस हाइब्रिड। ये क्या करता है, ये करता है डिसाइड, किसके लिए, डिसाइड टेम्परेचर फॉर एनियलिंग। ये जो एनिलिंग का प्रोसेस होगा पर्टिकुलर कितने टेम्परेचर पर होगा, ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है प्राइमर और डीएनए के बीच का जो हाइब्रिड बना हुआ है इसका मेल्टिंग टेम्परेचर कितना है। आप सोचो, मैं एक बार मान लेते हैं हम, है ना, इमेजिन करते हैं कि ये जो हाइब्रिड है इसका मेल्टिंग टेम्परेचर है 50। मतलब जब आप इसको 50 डिग्री टेम्परेचर देंगे तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे, प्राइमर हट जाएगा, और आपने एनिलिंग कितने पे करना चाह रहे हो, 55 डिग्री सेल्सियस पे, तो पॉसिबल ही नहीं होगा। 5 डिग्री पे तो हाइब्रिड ही टूट जाता है, आप 55 एक्स्ट्रा टेम्परेचर दे देंगे तो हट जाएगा। तो टेम्परेचर कितना चाहिए, लेस होना चाहिए, मिनिमम 5 डिग्री लेस होना चाहिए। यानी कि ये जो हाइब्रिड है, इस हाइब्रिड का मेल्टिंग टेम्परेचर अगर 50 है तो हम यहाँ 45 रखोगे, एटलीस्ट मिनिमम 5 डिग्री लेस होना चाहिए। द टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द एनिलिंग टेम्परेचर शुड बी less 5 degree less than the melting temperature of this hybrid which is synthesized by the DNA strand and the primer है। ये हमें एक जनरल चीज़ है, केवल ध्यान रखने की बात है। अब ये हो गया प्राइमर है वो टेम्पलेट के साथ में जुड़ गया, स्टेप नंबर 2 हो गया एनियलिंग। अब मैं आता हूँ थर्ड स्टेप पे आते हैं। थर्ड स्टेप को बोलते हैं हम सिंथेसिस स्टेप। यहाँ पे इसी डायग्राम को मैं आगे कंटिन्यूटी में कर देता हूँ। अगेन मैं ये डायग्राम एक बार रिपीट करता हूँ, दोबारा यहाँ बना देता हूँ एक बार के लिए, ताकि आपको सारा प्रोसीजर कंटिन्यूटी में समझ में आ जाए। हमने अभी ये क्या किया था, ये है 5 और थर्ड, ये हमने कहा थर्ड एंड है, और ये है 5 एंड है। मैं इसी डायग्राम को दोबारा एक बार बना रहा हूँ, इसलिए एज इट इज इसको ड्रॉ कर देता हूँ। हमने कहा दिस इज द पार्ट ऑफ द डीएनए जिसकी हमें सीक्वेंसिंग करनी थी। फिर हमने कहा इसके यहाँ पे क्या जुड़ गया है, एक प्राइमर जुड़ गया है जिसके यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और सेकंड जो प्राइमर है वो यहाँ पर ऐड हो गया, ये हो गया। इसको हमने कहा था एनियलिंग हो गई, द जॉइनिंग ऑफ द प्राइमर्स। कहाँ हो गई है, जॉइनिंग ऑफ द प्राइमर्स एट द अपोजिट एंड ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड। तीसरा स्टेप इंपॉर्टेंट, जिसको कहते हैं सिंथेसिस स्टेप बोलते हैं। क्या करना है इसमें आपको काम, अभी देखते हैं। एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन इन द डायग्राम। यहाँ पे आपको क्या करना है, डीएनए का सिंथेसिस करना है। डीएनए का सिंथेसिस हमने प्रीवियस वीडियो में कहा, पीसीआर में टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम में लेते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ टैग डीएनए पॉलीमरेज, इन द प्रेजेंस ऑफ टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम 4 काइंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। कौन कौन से हैं, यहीं पर अपने नाम लिख देते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स है 4 टाइप्स, मैं यहाँ लिख देता हूँ 4 टाइप्स
DNTPs, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट है, ये इसका नाम करता है। और ये कितने टाइप के होते हैं डीएनए में, ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, फिर भी मैं अगेन लिख देता हूं। DATP, अगेन DTT और P, DCTP और DGTP। There are 4 kind of nucleotide triphosphates are required for the polymerization of the DNA। डीएनए के नए सेगमेंट के नए खंड के संश्लेषण के लिए हमें 4 प्रकार के डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट चाहिए, और वो कौन कौन से हैं? ए फॉर एडेनिन, टी फॉर थाइमिन, सी फॉर साइटोसिन, जी फॉर ग्वानिन एंड टीपी मीन्स है ट्राइफॉस्फेट है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट है। 4 तरह के ये हमने इसके अंदर मिक्स कर दिए, क्योंकि ये इन्हीं को मिक्स करेंगे तभी तो ये डीएनए पॉलीमरेज इनको जोड़ जोड़ करके नया डीएनए का स्टैंड बनाएगा, इसलिए हमें इसकी तो रिक्वायरमेंट ज़रूरत है। और नया डीएनए का सिंथेसिस होगा, और हमने कहा नया डीएनए का सिंथेसिस होगा तो दिस स्टेप इज कॉल्ड एज सिंथेसिस स्टेप। ये हो गया इसका 3rd स्टेप ऑफ द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। एंड जब सिंथेसिस करेंगे तो टेम्परेचर रिक्वायर्ड रहेगा 70 से 75 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर रिक्वायर्ड कितना चाहिए हमें? 70 से 75 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए का स्ट्रैंड। नए डीएनए के संश्लेषण के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो क्या कैसे काम होगा? देखें, ये वाला जो है डीएनए का स्ट्रैंड इस डायरेक्शन में बनेगा, राइट टू लेफ्ट। ये वाला क्या होगा? प्राइमर के ऊपर यहाँ, क्योंकि 2 डीएनए पॉलीमरेज जुड़ेंगे। फर्स्ट डीएनए पॉलीमरेज बाइंड्स विद द फर्स्ट प्राइमर एंड अदर डीएनए पॉलीमरेज बाइंड्स विद द सेकंड प्राइमर। जुड़ गए और कैसे काम कर रहे हैं? पॉलीमरेज इनटू 5 टू 3rd डायरेक्शन। ये 5 से 3rd डायरेक्शन चलेगा, ये भी 5 से 3rd डायरेक्शन चलेगा। अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? डीएनए का पॉलीमराइजेशन होगा। तो क्या हो जाएगा देखते हैं अभी नेक्स्ट डायग्राम में। यहाँ पे हमने कहा ये है डीएनए मॉलिक्यूल, ये आ गया सेकेंड स्ट्रैंड, 5 एंड थर्ड और 5। रिपीटेशन देखिए, हमने कहा डीएनए का सेगमेंट था, हीट दिया, हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट गए, मेल्टिंग ऑफ डीएनए हो गया, डीनेचुरेशन हुआ। फिर हमने कहा दिस इज द पार्ट ऑफ द डीएनए जिसकी आपको क्लोनिंग करनी है। सेकंड स्टेप में हमने क्या कहा? सेकंड स्टेप में हमने कहा कि यहाँ पे 2 प्राइमर्स दैट इज कॉमनली कॉल्ड एज द फॉरवर्ड एंड द रिवर्स प्राइमर बाइंड्स विद द डीएनए स्ट्रैंड्स। ये प्राइमर हो गए। और उसके बाद में हमने क्या कहा है? यहाँ पर एक डीएनए का स्ट्रैंड इस डायरेक्शन में बन गया है, ऐसे बना है इस डायरेक्शन में, ये मैं एरो लगा देता हूँ। दूसरा डीएनए कैसे बना है? इस डायरेक्शन में बना है, और आपस में बीच में क्या बन जाएंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। यहाँ पर बन जाएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाएंगे। तो न्यू डीएनए सेगमेंट इज सिंथेसाइज्ड बाय द टैग डीएनए पॉलीमरेज। यहाँ पर हमने लेबलिंग कर देते हैं। ये वाला क्या है? न्यू डीएनए सेगमेंट, न्यू डीएनए स्ट्रैंड, न्यू डीएनए स्ट्रैंड ये बन गया। ये वाला भी न्यू डीएनए स्ट्रैंड है, ये वाला भी न्यू डीएनए का स्ट्रैंड बन गया। इस तरीके से हो गया सिंथेसिस का काम हो गया। अब क्या होगा? अगेन देखें आप, मैं एक स्टेप और आगे चल जाता हूं। उसके बाद में क्या होगा? पेरेंटल स्ट्रैंड आपस में जुड़ जाएंगे। पेरेंटल स्ट्रैंड जिसको मैंने अलग अलग कलर से बनाया है, ये पेरेंटल स्ट्रैंड है, वो आपस में अगेन बाइंड हो जाएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड से। ये 5 एंड और 3rd एंड, ये 3rd एंड और ये हो गया 5 एंड। पेरेंटल स्ट्रैंड से वो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ गए, और साथ में स्ट्रैंड क्या बन गया? डॉटर डीएनए सेगमेंट। एंड दिस इज द डॉटर डीएनए सेगमेंट 5 to 3rd एंड 3rd to 5। ये हमारे पास में आगे हैं, और इसका नाम क्या है? मैंने कहा पेरेंटल। ये है पेरेंटल डीएनए है, पेरेंटल डीएनए। और ये क्या है? डॉटर डीएनए सेगमेंट।
ये हो गया, डॉटर डीएनए सेगमेंट हो गया, प्रोसीजर कंप्लीट। ये इसको कहते हैं वन साइकिल। वन साइकिल मीन्स क्या हुआ, एक नियर डीएनए एक डीएनए से। यहाँ इंपॉर्टेंट काम आने वाले हैं, कई चीज़ें आपको समझना है। अभी हमने कहा एक डीएनए का आपने सेगमेंट को लिया था और उसके बाद में यू हैव फॉलोड 3 स्टेप्स दैट आर द डीनेचुरेशन, annealing, denaturation step and annealing step, and the third important step is the synthesis step. After the completion of these 3 steps, इन तीनों पदों को पूरा करने के बाद में डीनेचुरेशन, एनियलिंग और सिंथेसिस को ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे पास में क्या रह रहे हैं, 2 डीएनए हो गए। एक डीएनए लिया था, एक तो बन गया पेरेंटल डीएनए, दूसरा हो गया डॉटर डीएनए हो गया है। इसको हम कहते हैं एक साइकिल कंप्लीट होना, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के एक साइकिल के कंप्लीट होने को बोलते हैं। यहाँ पर जो हम चीज़ बोल रहे हैं उसको एक साइकिल कहते हैं। एक आपने पीसीआर के प्रोसीजर में एक सिंगल डीएनए को इंसर्ट किया, हम देखते हैं 30 साइकिल हो रहे हैं, यानी कि ये पूरा एक साइकिल हो गया, यहाँ से चला ये पूरा एक साइकिल, फिर ये यहाँ से चला फिर दूसरा साइकिल, फिर यहाँ पर आया है फिर तीसरा साइकिल, ऐसे साइकिल चलेंगे। और अगर 30 साइकिल्स बन गए तो कितने आपके पास रिजल्ट में कितना रह गया, उसको अभी हम कैलकुलेट करके मैं आपको बताता हूँ कि इसकी अगर कैलकुलेशन ऐसा आ जाए एग्जाम में तो आपको कैसे करना है। उससे पहले मैं 2 छोटी सी बातों को केवल डिस्कशन में यहीं पर पहले डाल देता हूँ, फिर हम उसकी बात करेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ पीसीआर, तो यहाँ पर अपने एक टाइटल लिख देते हैं, व्हाट इज़ द एप्लीकेशन। आपको सिंपल सी 2 बातें ध्यान रखनी है। एक तो किसी भी बीमारियों के रोग जनक, जिनको हम पैथोजन कहते हैं, उसको आइडेंटिफाई करने में, और दूसरा जेनेटिकल डिजीज़ है उसको आइडेंटिफाई करने में, ठीक है ना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नंबर 1 पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या है, डायग्नोसिस ऑफ पैथोजन। पैथोजन का मतलब होता है रोग जनक, जैसे बैक्टीरिया वायरस बीमारी फैलाते हैं। अगर हमारे शरीर में किसी बैक्टीरिया वायरस ने एंट्री कर ली और वो इतना कम मात्रा में है कि नॉर्मल टेस्ट में डिटेक्ट नहीं हो रहा है, तो हम पीसीआर में क्या करेंगे, हम एक सैंपल को लेंगे और पीसीआर में डालेंगे और साइकिल करके उसकी अमाउंट को बढ़ा देंगे, तब तक बढ़ा देंगे जब तक कि वो डिटेक्ट हो जाए, ठीक है ना। तो कहने की बात है, किसी भी वायरस या बैक्टीरिया का छोटा सा भी पार्ट, थोड़ा सा भी मतलब बहुत कम नंबर्स में हमारी बॉडी में चला गया तो भी हम इससे डिटेक्ट कर सकते हैं। ध्यान से सुनना। अभी आपने पढ़ा हुआ आरटीपीसीआर कराई थी, कोरोना चल रही थी, कोविड चल रहा था, कोविड-19 में किसी की डायग्नोसिस करने के लिए हम क्या करते थे कि कोविड की जांच करा के ले आओ। तो कोविड की जांच के लिए क्या करते थे कि एक स्टिक लेकर के थ्रोट में से और नाक में से, नेजल पैसेज से सैंपल को लेते थे और फिर कहते हैं साहब क्या करा रहे हैं, आरटीपीसीआर करा रहे, पीसीआर इसलिए अब आपने उससे डीएनए थोड़ा सा सैंपल को लिया, पीसीआर में डाला, अभी डिटेक्टेबल नहीं है, पीसीआर चलेगा 1 साइकिल, 2nd साइकिल, 3rd साइकिल, 4th साइकिल, 5 साइकिल। वो साइकिल तब तक चलेंगे, उस वायरस के जीनोम को तब तक साइकिल कॉपी किया जाता है जब तक कि वो डिटेक्टेबल अमाउंट में ना आ जाए, मतलब उतना अमाउंट ना बन जाए कि हम आराम से उसको पहचान सकें, ठीक है ना। उस साइकिल से काउंटिंग करते हैं। अगर किसी पेशेंट में वायरस का लोड कम है, यानी किसी पेशेंट में वायरस कम है और दूसरे पेशेंट में ज़्यादा है, कंपैरेटिवली एक पेशेंट में वायरस कम है और दूसरा जो पेशेंट है उसमें वायरस है ज़्यादा है, तो आप देखो जिसमें वायरस कम है तो उसके साइकिल ज़्यादा करने पड़ेंगे, ज़्यादा साइकिल को रिपीटेशन करोगे तो डिटेक्ट होगा। और जिस पेशेंट के शरीर में वायरस का लोड ज़्यादा है उसमें कम साइकिल में क्या होगा, रिजल्ट आ जाएगा। तो हमें पता चल जाए किसमें वायरस है किसमें नहीं है, और अगर वायरस नहीं है तो कितनी साइकिल चला दें, डिटेक्टेबल अमाउंट नहीं आएगा। तो कहने की बात है किसी भी डिजीज़ का डायग्नोसिस करना हो तो पीसीआर टेक्निक बहुत काम आती है, और कोविड-19 में तो इसका भरपूर यूज़ हुआ है। उसके बाद में बात करते हैं डायग्नोसिस ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, हिंदी में कहते हैं उत्परिवर्तन। व्हाट इज द मीन ऑफ द म्यूटेशन? द म्यूटेशन मीन्स द चेंजेस इन द जेनेटिकल कंपोजिशन, अनडिजायर्ड, अनवांटेड, बॉडी में होने वाले सडन चेंजेस, किसमें, सडन चेंजेस इन द जीनोम दैट कैन अफेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ एनी लिविंग, दैट इज कॉल्ड एज द म्यूटेशन। अब म्यूटेशन हो गया यानी कि कोई जीन आपकी है वो इनएक्टिवेटेड हो गई है, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके लिए मैं काम में लेते हैं पीसीआर टेक्निक को। यानी मैं ये कहूँगा कुछ एग्जाम्पल की बात, जैसे डिजीज़ होती है इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, है ना, जैसे फिनाइलकीटोन्यूरिया एक डिजीज़ है, उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, ट्यूबरक्लोसिस को कर सकते हैं, एड्स को कर सकते हैं,
या डायग्नोसिस ऑफ म्यूचुअलिज्म की मैं बात करूं तो हम क्या क्या डिटेक्ट कर सकते हैं, ट्यूबरक्यूलोसिस। तो डिफरेंट जो डिजीज होती है उसका डायग्नोसिस हम इस प्रोसीजर से कर सकते हैं। अभी मैं इसको एक बार क्लीन करता हूं और फिर हम ये समझेंगे कि जब पीसीआर को करते हैं तो कितना अमाउंट डीएनए का डाला है और पर्टिकुलर कितने साइकिल के ऊपर कितने आपको अमाउंट डीएनए आपको फाइंड आउट हो रहा है, उसको कैलकुलेशन को समझेंगे। कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। अभी देखिए पीसीआर में हमने क्या देखा कि एक आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वन साइकिल द नंबर ऑफ डीएनए डबल्स, यानी कि हमने कहा कि पीसीआर में एक डीएनए को आपने इनिशियली अमाउंट था डीएनए, एक डीएनए था सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ द डीएनए। जब पीसीआर को स्टार्ट करते हैं और एक साइकिल कंप्लीट होता है तो हमारे पास में डीएनए कितने होते हैं, 2, एक पेरेंटल डीएनए और दूसरा डॉटर डीएनए। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर पॉइंट डाल देते हैं एक बार नोट करने के रूप में। क्या कहेंगे हम कहेंगे अमाउंट ऑफ डीएनए क्या हो जाएगा, डबल कब हो जाएगा, आफ्टर ईच साइकिल ऑफ पीसीआर। ये हम यहां पर कह रहे हैं, है ना, कि पीसीआर का जब एक साइकिल होगा, जब कभी भी एक सिंगल साइकिल होगा तो डीएनए का अमाउंट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। आपको अगर ये पूछ ले क्या कि आफ्टर द हाउ मेनी साइकिल्स व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ द डीएनए, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, यहां पर मान लेते हैं, इफ मॉलिक्यूल इज यूज्ड इन द पीसीआर देन व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ द डीएनए आफ्टर द 30 साइकिल। एक डीएनए को लिया तो कितने बन जाएंगे। तो आपको करना कुछ नहीं है, एक सिंपल सा मैं यहां पर फॉर्मूला लिख रहा हूं। यहां पे ये है फॉर्मूला, MF इज इक्वल टू MI मल्टीप्लाइड बाई 2⁻n। एंड व्हाट इज द मीन ऑफ MF। यहां पे MF का मतलब क्या है, फिर हम देखते हैं MI क्या चीज़ है और व्हाट इज द N। MF मीन्स द फाइनल नंबर ऑफ डीएनए। ये क्या है, फाइनल नंबर है, फाइनल नंबर यानी कि रिजल्ट है, फाइनल नंबर ऑफ डीएनए। F फॉर फाइनल, I फॉर इनिशियल, ये हो गया इनिशियल नंबर्स कह दें। और n क्या है, n मीन्स है नंबर ऑफ साइकिल्स, n है नंबर ऑफ साइकिल्स है। तो इस क्वेश्चन की जब आप बात करोगे तो यहाँ पर इनिशियल नंबर कितना था, केवल 1 था, 1 डीएनए मॉलिक्यूल लिया गया था। और यहाँ पे हमने कहा साइकिल कितने हैं, 30 है। तो यानी कि आपने 2 और 30 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आप देखेंगे 2 × 2 30 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में डीएनए कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1:10⁹। ये हो जाएगा फाइनल आपका आंसर MF। अब एग्जाम में क्या होगा, इन दोनों के नंबर तो बदलते रहेंगे और आपको अलग अलग क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो जब कभी भी आपको ऐसा पूछ लिया जाता है तो इस एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे कि कितने डीएनए मॉलिक्यूल से वो तैयार हो रहे हैं। तो इस तरीके से आपका वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है और मॉडर्नाइज समय में ये बहुत काम की रही है डीएनए के एम्प्लीफिकेशन के लिए। और स्पेशली हम कहें तो डायग्नोसिस के अंदर है, जो हमने कोविड-19 में देखा है कि कोविड-19 में कोरोना है, उसको डिटेक्ट करने के लिए डायग्नोसिस के लिए हम RT-PCR को काम लेते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को काम में लेते हैं। थैंक यू।